दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 2 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। बजट आर्थिक समीक्षा खैर हमने कल पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे बताए थे, लेकिन फिर से बजट आर्थिक समीक्षा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 और आपका जो वन सर्वेक्षण है, इनकी रिपोर्ट्स को एक वीडियो में शाम को हम आपको देंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। वर्ष भी भर की परीक्षाओं के लिए आपके वो काम आएगा। ठीक है, चलिए। यूपीपीसीएस आरओ मेंस, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, बीपीएससी, अन्य परीक्षाएं जो यूपीपीएससी एमपीपीएससी की होती हैं, टेस्ट सीरीज या पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है यह दिवस? तो ईरान का रामसर नामक स्थान है, वहाँ 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान होता है, आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान होता है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है, और जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार अब घटता जा रहा है। इसीलिए इनके संरक्षण की बात किसकी होती है? जो जिसके विनष्ट होने का खतरा हो। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। वेटलैंड्स के प्रकार तो तटीय वेटलैंड्स होते हैं, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि होती है और मानव निर्मित वेटलैंड्स भी होते हैं। तो तटीय वेटलैंड्स में मैंग्रोव्स, एस्चुअरीज, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून आदि आते हैं। अंतर्देशीय आर्द्रभूमि जो देश के अंतर्गत पाए जाते हैं, दलदली भूमि, झील, जलयुक्त दलदली वन भूमि, नदियाँ, बाढ़ और तालाब के जो क्षेत्र होते हैं। मानव निर्मित वेटलैंड्स जैसे मछली के तालाब, नमक और चावल के जो धान के जो खेत होते हैं, ये सभी वेटलैंड्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक। पीआर सीजेस ने जीता वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। तो महत्वपूर्ण है, अनुभवी भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर सीजेस ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। वह यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे भारतीय। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 के प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। अक्टूबर 2021 में एफआईएच स्टार्स अवार्ड में उन्हें 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। दुनिया भर में 100 स्थलों को रोशन करने के लिए वैश्विक आंदोलन में शामिल हुआ भारत। 100 स्थलों को रोशन करने के लिए वैश्विक आंदोलन में शामिल हुआ भारत। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत दुनिया भर में 100 स्थलों को रोशन करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन में शामिल हो गया है। तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। प्रतिष्ठित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बैंगनी और नारंगी रंग से रोशन करने के लिए भारत करीब 40 अन्य देशों में शामिल हुआ है। यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो 100 स्थलों को रोशन करने के लिए जो वैश्विक आंदोलन है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, भारत इसमें शामिल हो गया है। पूछ सकता है कि इस आंदोलन में अभी हाल ही में भारत शामिल हुआ है। तो ये भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली ने बेंगलुरु को पछाड़ा। तो दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है, मतलब कि चेंज कर दिया है, उसका स्थान ले लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार इस अवधि के दौरान बेंगलुरु में 4,514 के मुकाबले अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में 5,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जोड़े गए। भारत ने यूनिकॉर्न की संख्या में यूके को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें रिकॉर्ड 44 कंपनियां 2021 में यूनिकॉर्न बन गई हैं। अब भारत में यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। कल मैंने बताया था अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद भारत। सरकार ने की राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना। तो ये नया निगम बना है, नाम पूछ सकता है किसका? तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की। तो सरकार ने 35,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और
150 करोड़ की सब्सक्राइब शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को तेज करेगा। भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए 2021 के बजट में एक विशेष प्रायोजन वाहन एसपीवी की स्थापना की भी घोषणा की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सूर्य शक्ति सेल। सौर परियोजनाओं के लिए टाटा के साथ साझेदारी में इसको लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के सहयोग से एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। सेल भारत भर में प्राप्त सौर परियोजनाओं 1 मेगावाट तक की जिनकी क्षमता होगी उनके लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित करेगा, जो कि व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साथ घरों में स्थापना के लिए होगा। एसबीआई सौर परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर एक संपूर्ण समाधान की पेशकश करेगा। तो आप भी अगर चाहते हैं इस क्षेत्र में कुछ करना तो एसबीआई से लोन ले सकते हैं। उन्नति हुड्डा, किरण जॉर्ज ने जीता ओडिशा ओपन खिताब। किसने? उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने। तो किशोरी उन्नति हुड्डा ने हमवतन स्मित तोषनीवाल को हराकर 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता। वह सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी, जबकि गैर वरीयता प्राप्त किरण जॉर्ज टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में विजयी हुई। 21 साल की किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावा को मात दी। 2022 ओडिशा ओपन एक BWF सुपर 100 टूर्नामेंट है जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक ओडिशा में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में निर्मित होगा गांधी मंदिरम स्मृति वनम। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम हेतु एक मंदिर बनाया है। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना। गांधी जी की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर गांधी मंदिर के साथ साथ स्मृति वनम के अनावरण की व्यवस्था की गई है। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन नया मिशन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने हाल ही में फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन गठित करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कोयला थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक संचालन और भंडारण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। बहुत महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। उदाहरण के लिए इसने रिहंद जलाशय में औद्योगिक अपशिष्टों और फ्लाई ऐश की निकासी पर ध्यान दिया। फ्लाई ऐश प्रबंधन मिशन को फ्लाई ऐश और अन्य संबंधित मुद्दों के प्रबंधन और निपटान से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने छात्रों को प्रदान किया गया है? तो ये 29 छात्रों को प्रदान किया गया। आपने देखा नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में डीप स्पेस फूड चैलेंज के चरण 2 का अनावरण किया है? डीप स्पेस फूड चैलेंज के चरण 2 का, तो कनाडा राइट आंसर होना चाहिए। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समन्वय में डीप स्पेस फूड चैलेंज नामक चुनौती के चरण 2 को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये लद्दाख की टीम ने जीती है। ठीक है। पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो फुलरटन इंडिया के साथ। पेटीएम ने फुलटर्न इंडिया के साथ मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। भारतीय सेना ने AT4 एंटी आर्मर हथियार खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? AT4 एंटी आर्मर हथियार, तो ये स्वीडन के साथ एक बॉन्ड साइन किया है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार AT4 की आपूर्ति के लिए स्वीडिश रक्षा कंपनी साब के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने देश में किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 25 जनवरी को
भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य इसमें होते हैं। तो PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसका जनादेश PMLA के तहत जारी किए गए संपत्ति के आदेशों की कुर्की के मामलों का फैसला करना है और इसकी निरंतरता और आगे की जब्ती या रिहाई के लिए जांच के गुड़ों को देखते हुए आदेश देना है। योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? किस संस्था ने लॉन्च किया? योग्यता मोबाइल फ़ोन। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि सामान्य सेवा केंद्र जो CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उसने लॉन्च किया ये। ठीक, योग्यता मोबाइल फ़ोन ऐप। 2022 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो ये 12वां संस्करण है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। ठीक है, 2022 में जो मनाया जा रहा है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, कृषि मशीनी पर उप मिशन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। PPT ये शेयर कर दी जाएगी जय हो शेट्टी टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।